वेलकम टू रिलायबल एनालिसिस। इस समय हम लोग क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं। हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। इससे पहले 5th चैप्टर यानी पॉपुलर स्ट्रगल को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है सिलेबस से, और इसलिए हम लोगों को 4th चैप्टर के बाद सीधे 6th चैप्टर पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल। वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ डेमोक्रेसी। आज का युग लोकतंत्र का युग है, और लोकतंत्र में राजनीतिक दल ही सब कुछ है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेसी का प्राण है। डेमोक्रेसी के लिए ऑक्सीजन है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज है तो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। और इस कारण से डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल काफी अहम हो जाता है। इस चैप्टर में हम लोग काफी विस्तार से पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या आवश्यकता है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या हैं जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज को इतना आवश्यक हम लोग बतला रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग यह अध्ययन करेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आवश्यक है तो किसी कंट्री में कितना पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, 2 पॉलिटिकल पार्टीज होने चाहिए, या कई पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग को यह भी स्टडी करना है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की कार्य प्रणाली में कोई खामी है कि नहीं है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज निष्पक्ष रूप से अपना कार्य कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यानी संविधान के अनुसार जो दायित्व है उसको पॉलिटिकल पार्टीज निभा रही है। इन सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग को इस चैप्टर में करना है। लेकिन इससे पहले कि इन सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तार से मैं एनालिसिस करूं, प्रकाश डालूं, आप सबों से आग्रह है कि इस रिलायबल एनालिसिस नामक इस एजुकेशनल चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें हर हमेशा आपको इसी प्रकार के वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियोज मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये अध्ययन करते हैं कि व्हाट द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता क्यों है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही लोकतंत्र को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करता है। डेमोक्रेसी इज एक्सिक्यूटेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी को क्रियात्मक स्वरूप, व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने का कार्य पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होता है। तो डेमोक्रेसी को मूर्त रूप, टेंजिबल फॉर्म प्रदान करने का कार्य पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा होता है, और इसलिए बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी की परिकल्पना लगभग बेकार है। इसके अतिरिक्त आज हम देखते हैं कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में डेमोक्रेसी है, और जहां भी डेमोक्रेसी है हर जगह हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का प्रेजेंस है। पॉलिटिकल पार्टीज मोर और लेस रोल प्ले कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टीज आज के समय में ओमनी प्रेजेंट है।
यानी सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, जहां खोजिए वहां पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के अंतर्गत जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, इलेक्शन होना, सरकार का निर्माण करना, सरकार का संचालन करना, जन कल्याण का कार्य करना यानी पीपल वेलफेयर वर्क्स करना, गवर्नमेंट के डिफेक्ट्स, खामियों को खोज करके निकालना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ये सभी कार्य पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिस्पेंसिबल है, अपरिहार्य है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इंडिस्पेंसेबल है, यानी अपरिहार्य है। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना डेमोक्रेसी को वास्तविक रूप में इसकी परिकल्पना संभव नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले पार्टी क्या होता है? तो किसी मकसद से संगठित कुछ लोगों के समूह को पार्टी कहा जाता है। अगर किसी मकसद के लिए कुछ लोग आपस में संगठित हो जाते हैं तो इस प्रकार से लोगों के संगठित समूह को पार्टी कहा जाता है। जैसे बैंड पार्टी का मकसद बैंड बजाना होता है। बारात पार्टी का मकसद बारात शादी का कार्य होता है। सारात पार्टी यानी बाराती वालों का स्वागत करने वाली पार्टी होती है। तो इस तरह से लोगों के द्वारा किसी मकसद को प्राप्त करने के लिए, टू अचीव एन एम, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड बाय पीपल, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ पार्टी। लेकिन अगर इस प्रकार के समूह का उद्देश्य राजनीतिक हो, अगर इस प्रकार के लोगों के संगठित समूह का उद्देश्य राजनीतिक हो तो इसको राजनीतिक पार्टी कहा जाएगा, यानी पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल इज पॉलिटिकल, देन सच एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ये तो एक सामान्य कहिए आपकी एक जनरल ऑफ डेफिनेशन जो व्यवहार में होता है समाज में, उसके अनुसार आप दे रहे हैं। लेकिन विद्वानों ने क्या इसको डिफाइन किया है? तो हम लोग सबसे पहले गिलक्राइस्ट, महान विद्वान गिलक्राइस्ट के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी का जो डेफिनेशन दिया गया है उसका स्टडी करते हैं। गिलक्राइस्ट ने पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करते हुए कहा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, यानी राजनीतिक दल का तात्पर्य नागरिकों के संगठित समूह से है। फिर से सुनिए गिलक्राइस्ट का डेफिनेशन। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। किस मकसद से ऑर्गेनाइज्ड है? तो हु प्रोफेस और शेयर सेम पॉलिटिकल व्यूज, यानी समान राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नागरिकों के संगठित समूह को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। यह डेफिनेशन किन्होंने दिया है? गिलक्राइस्ट साहब ने, महान विद्वान गिलक्राइस्ट ने दिया है। और आगे गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं कि हु बाई एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल यूनिट, यानी एक राजनीतिक इकाई के रूप में लोगों के संगठित समूह जो एक पॉलिटिकल इकाई, एक राजनीतिक इकाई, पॉलिटिकल यूनिट के रूप में संगठित होकर के ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, यानी सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, तो ये डेफिनेशन जो गिलक्राइस्ट ने दिया है, इस डेफिनेशन को अगर आप एक्सप्लेन कीजिए तो एक बात साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी का लगता है कि सबसे मेन फंक्शन है गवर्नमेंट,
चाहे गवर्नमेंट बनाना हो, चाहे गवर्नमेंट चलाना हो, चाहे गवर्नमेंट कंट्रोल करना हो, चाहे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हो। समझ ले बात को। जैसे एक मिनट, एक स्टूडेंट, जब आप बोलते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट शब्द बोलने से आपके दिमाग में क्या तस्वीर वर्कर के सामने आती है? स्टूडेंट शब्द बोलने से आपके दिमाग में यह तस्वीर बनती है कि एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पढ़ने की बात करता हो, हमेशा विद्याध्ययन करता हो, स्कूल जाता हो, ट्यूशन जाता हो, कोचिंग जाता हो, किताब पढ़ता हो, घर में सेल्फ स्टडी करता हो, अपने घर में टीचर बुला करके पढ़ता हो, चाहे इंटरनेट से पढ़ता हो, टेलीविजन से पढ़ता हो, मोबाइल से पढ़ता हो, लेकिन स्टूडेंट कहने से ही एक तस्वीर हमारे दिमाग में उभर कर आती है कि जिसका कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके मकसद पढ़ना है, उसी को स्टूडेंट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से गिलक्राइस्ट ने पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करते हुए कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों की एक ऐसी संगठित समूह है जिसका उद्देश्य राजनीतिक होता है, अब जो सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यानी एक बात तो निश्चित है कि पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार का निर्माण करना, सरकार को कंट्रोल करना। क्यों पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों करती है, तो इसका भी हम लोग जिक्र इस चैप्टर में आगे करेंगे। सबसे पहले ये तो आपको हम गिलक्राइस्ट का डेफिनेशन बतलाए और एक सिंपल डेफिनेशन बतलाए। अब जरा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन आपको बतलाते हैं कि एनसीईआरटी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे डिफाइन करता है। तो देखिए एनसीईआरटी के डेफिनेशन के अनुसार अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस। समझ रहे बात को। पॉलिटिकल पार्टी का तात्पर्य लोगों के एक समूह से है जो इलेक्शन लड़ने के लिए संगठित होते हैं, चुनाव लड़ना जिनका मकसद होता है, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। चुनाव लड़ करके जो पावर में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के संगठित समूह को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। यानी आम लोगों की भलाई, जन कल्याण के मकसद से कुछ खास पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के ऊपर जो लोग सहमत होते हैं, ऐसे सहमत लोगों के संगठित समूह को कहा जाता है राजनीतिक दल। अब देखिए समाज का भला कैसे हो सकता है, इस संबंध में अनेक प्रकार की राय हो सकती है। समाज की भलाई कैसे हो सकती है, इस संबंध में कोई एक राय नहीं हो सकती है। मेरी राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है, सबकी राय अलग अलग हो सकती है। तो सवाल है कि कैसे समाज का भला किया जाए, लोक कल्याण कैसे किया जाए, पीपल वेलफेयर कैसे किया जाए। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज कॉमन निकालता है कि किस प्रकार से सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, समाज का कल्याण हो सके। तो इसके लिए कुछ कॉमन पॉलिसीज को निर्धारित करके पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को तय करती है, और उसी पॉलिसी और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने यानी एक्सिक्यूट करने, लागू करने का कार्य पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया जाता है। चूंकि आपने समझा कि समाज का कल्याण, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी कैसे हो सकता है, इस संबंध में लोगों का व्यू अलग अलग है, तो आखिर पॉलिटिकल पार्टी इसमें करे क्या। तो यही कर सकती है कि जो लोगों का कॉमन व्यू है उसको अपना पॉलिसी और प्रोग्राम पॉलिटिकल पार्टी बना लेती है और पावर में आना चाहती है, चुनाव लड़ करके सत्ता में आना चाहती है। क्यों सत्ता में पॉलिटिकल पार्टी आना क्यों चाहती है? इसलिए नहीं कि मलाई खाएंगे, इसलिए नहीं कि घूस खाएंगे, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा ओहदा लेंगे, बल्कि इसलिए कि अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को लागू करेंगे। जिस पॉलिसी और प्रोग्राम के आधार पर कोई पॉलिटिकल पार्टी संगठित होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को
आम लोग सपोर्ट करते हैं जिस पॉलिसी और प्रोग्राम के आधार पर, उस पॉलिसी और प्रोग्राम को लागू करना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी, और लागू करने के लिए सरकार में आना जरूरी है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी किसी भी सूरत में पावर में आना चाहती है। हालांकि इसका मिसयूज होता है कि आजकल पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, आने के बाद बहुत सारे राजनीतिक नेता लोग करप्शन में डूब जाते हैं, करप्शन में, भोग विलास में, ऐशो आराम में, राग रंग में डूब जाते हैं। और इस कारण से कुछ लोग समझते हैं कि शायद पावर में आने का यही मकसद है, लेकिन नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आने का वास्तविक मकसद, अब आप लोग समझे, वास्तविक मकसद होता है अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को लागू करना। जिस पॉलिसी और प्रोग्राम के बदौलत पॉलिटिकल पार्टी आम लोगों का सपोर्ट हासिल करती है, जिस पॉलिसी और प्रोग्राम के लिए आम लोगों से पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, जिस पॉलिसी और प्रोग्राम के चलते आम लोग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो पॉलिसी और प्रोग्राम को पॉलिटिकल पार्टी लागू करना चाहती है। और लागू करने के लिए उसको पावर में आना, सत्ता में आना, सरकार में आना जरूरी होता है। अब इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का 3 कंपोनेंट्स है। पॉलिटिकल पार्टी का जो डेफिनेशन अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन स्टडी किया, एक गिलक्राइस्ट साहब का डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी किया, एक एनसीईआरटी का डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी किया पॉलिटिकल पार्टी का। इन तीनों डेफिनेशन के अध्ययन से कुछ बातें कॉमन दिखाई पड़ती है, और उससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टी को चलाने वाले कुछ लीडर्स होंगे, नेता होंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स का होना जरूरी है, और स्वाभाविक है कि आजकल लीडर्स की कोई कमी नहीं, हर जगह पर आपको लीडर दिखाई देते हैं। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स। कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता का सपोर्ट हासिल करती है तो एक्टिव मेंबर्स की सहायता से, सक्रिय कार्यकर्ताओं की सहायता से। सक्रिय कार्यकर्ता घर घर तक जाते हैं, एक एक लोग तक मैन टू मैन मिलते हैं, और सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को समझाते हैं, लोगों को फायदा दिलाते हैं। आप देखते हैं कि सरकार राशन कार्ड की सुविधा देना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली से बैठी हुई है और वो कहती है कि राशन कार्ड के माध्यम से हम फ्री अनाज देंगे 5 साल तक। तो वो अनाज आम लोगों तक घर घर में पहुंचता कैसे? राशन कार्ड से पहुंचता है। वो राशन कार्ड बनता कैसे? आम आदमी जो है, कोई भी सरकारी काम इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आम आदमी समझ नहीं पाती है, उसको पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग आपके घरों तक जाते हैं, पूछते हैं कि आपका राशन कार्ड बना हुआ है, और नहीं तो आप सरकार के किसी आदमी को खोजिएगा तो आपको शायद आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जो नेता है, जो पॉलिटिकल लीडर है, जो आपका लोकल लीडर है, उसको आप कहिएगा तो वो आपकी बात सुनेगा। आप उसको बेधड़क कर देते हैं कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो तुरंत उपाय बतलाता है कि आप फार्म भर दीजिए आकर के वार्ड काउंसिलर के दफ्तर में। तो इस तरह से इसको एक्टिव मेंबर कहा जाता है। एक्टिव मेंबर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो हर एक मोहल्ला, हर एक गांव तक में मौजूद होता है। जो सरकार के कार्यक्रम है वो एक्टिव मेंबर्स की सहायता से ही संचालित होता है। अभी आप सुन रहे होंगे महिला रोजगार योजना। हर एक परिवार में एक महिला को, या कहिए हर एक महिला को, सब कह सकते हैं, सिंपल मीनिंग, हर एक महिला को 2,10,000 रुपया मिलेगा सरकार से कोई भी काम करने के लिए। बल्कि आप पकौड़ी छानिए, बल्कि आप ये क्या कहते हैं, मुर्गी 2 को पाल लीजिए उसी के लिए, बल्कि आप बकरी 1-2 को पाल लीजिए, आपको 2,10,000 रुपया सरकार से मिलेगा। इस स्कीम को कहा जाता है महिला रोजगार योजना।
ये कैसे अभी तक आपको 76 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 76 लाख लेडीज इसमें करा चुकी है, यानी 76 लाख महिलाओं को तो मिलना निश्चित है 2,10,000 रुपया। पहले 10,000 रुपया मिलेगा, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद सरकार की टीम आएगी और वो चेक करेगी कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसको आप जो भी कीजिएगा, मान ले कहिएगा हम पकौड़ी तलते हैं, कहिएगा मान ले हम चाय बनाते हैं, चाय बेचते हैं, जो भी दिखाएगा, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, जो भी है वो, उसके बाद आपको 2 लाख रुपया फिर मिलेगा। तो ये स्कीम का देखिए मकसद क्या है। इसका मकसद एक तो हुआ कि सभी लोगों के, खास करके महिलाओं का इनकम काफी कम होता है, तो महिलाओं के इनकम को बढ़ाना पहला मकसद है। दूसरा, महिलाओं को जीविका नामक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में पहले मेंबर बनाया जाता है। आप गौर कीजिए बात को, देखिए सरकार की योजना कितनी दूरदर्शी है। जिस लेडीज को देगा 2,10,000 रुपया, पहले उसको जीविका का मेंबर बना लेगा। जीविका का मेंबर बना लेने से क्या हुआ कि भविष्य में सरकार कोई भी योजना चलाना चाहेगी, एक बार में व्हाट्सएप से भेजेगी मैसेज, सब जीविका के मेंबर को मिल जाएगा। एक बार में कोई निर्देश भेजेगी व्हाट्सएप पर, सब घरे घर हर एक लेडीज को तक पहुंच जाएगा, हर एक घर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरह से सरकार का नेटवर्क ऐसा क्रिएट हो जाएगा कि एक बार दिल्ली से, एक बार पटना से कोई इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, सभी लेडीज का बैंक अकाउंट से सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर किसी प्रकार की सहायता देनी होगी तो जो बीच में बिचौलिया होता है वो पैसा खा जाता है, वो नहीं खा पाएगा, डायरेक्ट लेडीज के अकाउंट में चला जाएगा पैसा, क्योंकि लेडीज लोग सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ जाएगी। और इस तरह से आप देखते हैं कि ये महिला रोजगार योजना को क्रियान्वित करने का कार्य कौन कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग नहीं समझते हैं, लेडीज लोग नहीं समझ पाती कि कहां इसे जीविका का मेंबर कैसे बनेंगे, कैसे पैसा मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर देखिए हर जगह, हर एक गली कुची में मौजूद है। उससे आप कहते हैं कि हमको ये तुरंत बतलाता है कहां आप ये फॉर्म भर दीजिए, आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्टिव मेंबर जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है। अगर एक्टिव मेंबर है तभी वो पॉलिटिकल पार्टी है। सिर्फ नेता हवा हवा ही रहेंगे तो उससे पॉलिटिकल पार्टी नहीं चल सकती है। और तीसरा है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स यदि सपोर्टर की आवश्यकता है। पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोइंग होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, आम लोगों में उसका पॉलिटिकल पार्टी के प्रति फेथ होना चाहिए, तभी पॉलिटिकल पार्टी आगे काम कर पाएगी। और अगर पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोवर्स नहीं होगा, आम लोगों में फेथ नहीं होगा, तो क्या होगा? आपने देखा कि नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में सरकार में जो सभी लोग शामिल थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आम लोगों की भलाई नहीं हो पा रही थी। जो नेता लोग थे वो पैसा सिर्फ कमा रहे थे, नेता लोगों के घरों में जो लड़के लड़की थे सभी भोग विलास ऐश्वर्याराम की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, जबकि आम लोग फंडामेंटल नेसेसिटीज यानी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वंचित थे। नतीजा क्या हुआ? विद्रोह हो गया। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में थी उसका फॉलोइंग होता, अगर घर घर तक उसका, गांव तक, मोहल्ला तक उसका सपोर्ट होता, तो इस प्रकार का विद्रोह नहीं हो पाता। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का तीसरा कंपोनेंट है और वह है फॉलोवर। पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोवर होना आवश्यक है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी करते हैं, वह है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी का क्या फंक्शन है। नाउ वी आर रीडिंग फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब तक के एक्सप्लेनेशन से आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इंडिस्पेंसिबल यानी अपरिहार्य है, यानी कंपलसरी है।
सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी जैसा कौन कौन सा कार्य करता है जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज कंपल्सरी है। तो सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है कंटेस्ट इलेक्शन। डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव होता है, पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स का या लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन होता है स्टेट के लिए। और इसमें कैंडिडेट जो खड़ा होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कैंडिडेट खड़े किए जाते हैं। आम लोगों को जो वोट देना रहता है कि किस कैंडिडेट को वोट दें, तो आम लोग किसी आदमी को समझने में डिफिकल्टी हो सकती है कि कौन से आदमी को वोट दें, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है तो उसको आदमी समझ सकता है। जैसे कि अगर आपको पसंद है भारतीय जनता पार्टी, आप भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम को जानते हैं कि ये नेशनलिज्म में विश्वास करती है, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में विश्वास करती है, ये इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में विश्वास करती है, अगर ये सब आपको पॉलिसी पसंद है तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है चाहे कोई भी खड़ा है उसको आप कुछ नहीं जान रहे हैं, आप उसको आंख मूंद करके वोट देते हैं। या आपको पसंद है कि कांग्रेस पसंद है कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है आपको एक प्रकार का सोशलिज्म की पॉलिसी है, सबों को मिला जुला करके खास करके माइनॉरिटी का विशेष ध्यान रखने की जो पॉलिसी है, मुस्लिमों के प्रति विशेष हमदर्दी रखने की पॉलिसी, अगर ये आपको पसंद है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे दीजिए, कांग्रेस जीत जाएगी तो माइनॉरिटी का ख्याल रखेगी, जो गरीब तबका है उसका ख्याल रखेगी, इसलिए आप कांग्रेस के कैंडिडेट को आसानी से वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय चुनाव में खड़ा है तो आप उसके बारे में क्या समझ सकते हैं कि ये कल होकर के क्या करेगा, क्योंकि इसका कोई पॉलिसी प्रोग्राम है नहीं, इसने जो वादा किया है कल होकर के भूल जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने वादे को नहीं भूल सकती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का डिक्लेयर्ड पॉलिसी प्रोग्राम्स होता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है इलेक्शन में भाग लेना, यानी इलेक्शन कंटेस्ट करना, इलेक्शन में भाग लेना, कैंडिडेट खड़ा करना। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को लागू करने का कार्य करती है। आपको पहले ही बता रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी पावर में क्यों आना चाहती है, तो उसका मुख्य कारण है कि पार्टी अपने पॉलिसी प्रोग्राम को क्रियान्वित करना चाहती है। हर एक पार्टी की कुछ खास नीति होती है और उन नीतियों को लागू करने, क्रियान्वित करने के लिए ही लोग सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल पार्टी का अदर जो फंक्शन है वो है कानून का निर्माण करना, यानी मेकिंग लॉज। कानून बनाना पॉलिटिकल पार्टी का एक प्रमुख कार्य है। यद्यपि कानून बनाने का काम लेजिस्लेटिव ऑर्गन का होता है, यानी पार्लियामेंट का है, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का है। लेकिन दरअसल पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी विधानसभा विधान परिषद में और पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर, लोकसभा राज्यसभा में, दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं और वो कानून बनाने का काम अपनी पार्टी की पॉलिसी प्रोग्राम के आधार पर करते हैं। जिस पार्टी की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी होती है उसके आधार पर वो कानून बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से कानून बनाने का काम, मेकिंग लॉ, इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव। लेकिन वास्तविक रूप में यह फंक्शन किसका है?
तो पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि लेजिस्लेटिव में पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं, वही कानून बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का नेक्स्ट फंक्शन है वो है फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना पॉलिटिकल पार्टीज का एक प्रमुख कार्य है। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी की प्राप्ति हो जाती है इलेक्शन के बाद, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंस में अगर कहें तो लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अलायंस को मेजोरिटी की प्राप्ति हो जाती है, मेजोरिटी का पॉलिटिकल साइंस में मीनिंग होता है हाफ प्लस वन, यानी टोटल संख्या लोकसभा में इलेक्टेड कैंडिडेट की है 542, तो 542 का हाफ हो गया 271, तो हाफ प्लस वन यानी 271 प्लस 1 इक्वल टू टोटल कितना हुआ 272 वन है। जैसे हाफ प्लस वन तो 542 का लोकसभा में चुनाव होता है, तो 542 का हाफ वन है 271, तो 271 यानी हाफ प्लस वन, तो 271 प्लस 1 इक्वल टू 272, तो 272 मेंबर्स का सपोर्ट अगर किसी पार्टी को, अगर किसी अलायंस को है, तो वो पार्टी या वो अलायंस सरकार का निर्माण करती है। तो दरअसल मेंबर्स चाहे जो भी करते हैं, लेकिन ये मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं और इस तरह से सरकार बनाने का काम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं पॉलिटिकल पार्टीज करती है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक और प्रमुख फंक्शन होता है गवर्नमेंट का को रन करना, संचालन करना, गवर्नमेंट को चलाना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रियान्वित करना, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपनी पॉलिसी को क्रियान्वित करना, जन कल्याण का कार्य करना यानी पीपल वेलफेयर वर्क करना, लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सब पॉलिटिकल पार्टी का कार्य होता है। सरकार का संचालन कैसे होगा, तो सरकार में बैठे हुए व्यक्ति सिर्फ अपने दिमाग से ये कार्य नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के सहायता से, लोगों के मशविरा, सलाह मशविरे के आधार पर सरकार का संचालन करते हैं। कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव दो प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, जो सेक्रेटरी वगैरह आप देखते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इनका सर्विस होता है, ये लोग कभी हटते नहीं, ये इनको कहा जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और दूसरा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो चुनाव जीत करके जाते हैं। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, आईएएस ऑफिसर जो लोग होते हैं, ये लोग शासन का संचालन करने में सक्षम होते हैं, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग शासन करने का ही सिर्फ काम करते हैं, लेकिन ये आम जनता के नब्ज को टटोलना नहीं जानते हैं, आम जनता के फीलिंग को ये नहीं समझते हैं। आम जनता के फीलिंग को कौन समझते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आम जनता के वोट से चुने जाते हैं, तो इसलिए आम जनता की आवश्यकता को, आम जनता के फीलिंग को पॉलिटिकल पार्टी के लोग समझते हैं और उसी के आधार पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के निर्देश के आधार पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव के द्वारा शासन का संचालन होता है। आपको शायद एक बात मालूम होगा कि जितने सरकारी ऑर्डर होते हैं, आपको लगता होगा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर एक महिला को इतना मिलेगा, तो हर एक व्यक्ति को यह मिलेगा, जीएसटी इतना हो जाएगा, जीएसटी कम हो जाएगा, 28% से 18% हो जाएगा। इसका मतलब आप एक बात नहीं जानते होंगे कि मोदी ने कहा, इसका मतलब मोदी लिखित ऑर्डर नहीं देता है, मोदी सिर्फ ओरल ऑर्डर देता है, उसका रिटेन जो है
ब्यूरोक्रेट का सिग्नेचर होता है। सरकारी डिपार्टमेंट में जो नौकरशाह होते हैं उनके सिग्नेचर से ये चेंज होता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लोग जो है राजनीतिक दलों से होते हैं, वो आम जनता की नेसेसिटी को, आम जनता के दुख दर्द को समझते हैं, इसलिए उनके निर्देश पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लोग यानी ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, आईएएस ऑफिसर इत्यादि लोग जो होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये लोग उनके निर्देशों के आधार पर शासन का कार्य करते हैं। तो इस तरह से सरकार का संचालन का कार्य मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन है रोल ऑफ अपोजिशन। जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी की प्राप्ति हो जाती है वो सरकार का निर्माण करती है, लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी की प्राप्ति नहीं हो पाती है वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पार्टी कहलाती है। डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रूलिंग पार्टी का, यानी सत्ता पक्ष का जितना रोल महत्वपूर्ण है उतना विपक्ष का भी रोल महत्वपूर्ण है। क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी के लिए एक ब्रेक का काम करती है। अगर कोई गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बिल्कुल चमाचम है और वो काफी स्पीड में चलती है और उसमें ब्रेक नहीं रहे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए गाड़ी अगर बहुत अच्छी है तो उसमें ब्रेक भी अच्छा होना जरूरी है, तभी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से डेमोक्रेसी में रूलिंग पार्टी से सिर्फ काम नहीं चलता है, अपोजिशन पार्टी का पावरफुल होना जरूरी होता है। क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी के लोग तानाशाह हो जाते हैं, रूलिंग पार्टी के लोग अगर करप्शन में डूब जाते हैं, अगर आक्रमण्य हो जाते हैं, भोग विलास ऐशो आराम और राग रग में डूब जाते हैं, तो उनकी आंखों को खोलने का काम, उनका विरोध करने का काम रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट के डिफेक्ट्स को आम जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है, अपोजिशन पार्टी। और इस तरह से डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट के डिफेक्ट्स को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नेक्स्ट फंक्शन है और वह है पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना। पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत का निर्माण। देखिए, आमतौर पर सामान्य जो जनता होती है वो कॉम्प्लेक्स मैटर को, कॉम्प्लेक्स इशू को नहीं समझती है, तो उसको समझाने का काम और फिर उसका ओपिनियन बनाने का काम कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। जैसे एक छोटा एग्जांपल आपको देते हैं, उससे आप समझ जाइएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का एक विवाद था, आप लोगों को मालूम है। और विवाद था तो ये 500 वर्षों से मुकदमा चल रहा था। वहां के लोकल कुछ हिंदू लोग और मुस्लिम लोग मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन आप ये गेस करते हैं ना कि पूरा कंट्री, पूरा दुनिया आज जैसे जान रहा है, तो वैसे जानता था पहले? नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। सिर्फ वहां के लोकल कुछ साधु महात्मा लोग केस लड़ रहे थे अयोध्या के, आम आदमी नहीं उसमें कोई शामिल था। लेकिन इसको बीजेपी ने, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसने टेकअप करने का निश्चय किया। तक बीजेपी ने इसको टेकअप किया, तब बीजेपी को इस पर आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को तो फॉलोअर होना चाहिए, समर्थक होना चाहिए, अनुयायी होना चाहिए, तो इसको जनता का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इसको तो वोट से मतलब है। तो इसको आम लोग स्वीकृति देंगे तब नहीं ये उस मैटर को टेकअप करेगी। तो आम लोग इसको, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इशू पर आम लोग इसको सपोर्ट करें, इसके लिए जनमत का निर्माण करेगी, यानी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करेगी। कैसे करेगी? पार्टी ने सभा किया, मीटिंग किया, पेपर में, मैगजीन में लेख लिखने का कार्य किया, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर प्रचार प्रसार किया, राम मंदिर के इशू को बतलाया गया, इसको हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं के धर्म से रिलेट किया गया
और आम लोगों को समझाने में इसको सफलता की प्राप्ति हुई पार्टी को। जब आम लोग समझ गए कि नहीं ये जरूरी है मंदिर, तो फिर आम लोगों का सपोर्ट मिल गया भारतीय जनता पार्टी को कि हाँ मंदिर जरूरी है, मंदिर बनना है। तब फिर भारतीय जनता पार्टी ने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ करके कार्य करने का काम किया और जिससे कि आज बना। अगर आम लोग इसको नहीं सपोर्ट करते तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं ऐसा कर पाती। तो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी स्टेप लेती है उसके पहले आम जनता को पहले समझाने का काम करती है, किसी मुद्दे के बारे में, किसी मैटर के बारे में जानकारी देने का काम करती है आम लोगों को। और आम लोगों का सपोर्ट जब मिल जाता है तब पॉलिटिकल पार्टी उस स्टेप को लेती है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना, यानी जनमत का निर्माण करना। जनमत का निर्माण कौन करता है? तो पॉलिटिकल पार्टी करती है। कैसे करती है? तो सभा करती है, मीटिंग करती है, भाषण पॉलिटिकल पार्टी के लोग देते हैं, जनता को समझाते हैं। आज भी आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जगह जगह सभा करते हैं, लोगों को बतलाते हैं, समझाते हैं बुला बुला करके। लोग अगर नेता के सभा में अगर नहीं जमा होते हैं तो लोगों को खाना खिला करके, सत्तू खिला करके, जिलेबी तो मुर्गा तो पुलाव सब कुछ खिला पिला करके, यहां तक कि पैसा भी बांट बांट करके 500 रुपया भी दे दे करके लोगों को भीड़ में जुटाते हैं। अब भीड़ में जुटा करके उनके रहने, खाने पीने, रात में मनोरंजन के लिए सब व्यवस्था की जाती है। नाच गान होता है, एक से एक नर्तकी आती है, रात भर नाच होता है, देखते हैं आम लोग। काहे के लिए? तो अगले दिन नेताजी का भाषण सुनना है, बस इतना ही काम करना है। मतलब भाड़ा भी फ्री में मिला, कोई पैसा नहीं लगा, आपको फ्री में लाया गया बस से धो करके, उसका रखा गया, नाश्ता खाना चाय कॉफी सब कुछ फ्री में मिला, रात में नाच गान भी देखने के लिए मनोरंजन भी मिला। सबका मकसद क्या है कि अगला दिन नेताजी का भाषण सुन लीजिए। क्यों? भाषण देने के पीछे नेताजी का मकसद क्या होता है? मकसद होता है जनमत का निर्माण करना। जिस मुद्दे के ऊपर वो चाहते हैं सपोर्ट प्राप्त करना, उस मुद्दे के ऊपर जनता को जागरूक करते हैं, जनता का सपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नेक्स्ट फंक्शन है एक्सेस टू गवर्नमेंट। आम लोगों का गवर्नमेंट तक पहुंच, एक्सेस नहीं होता है, आम लोगों का गवर्नमेंट तक पहुंच बनाने का काम कौन करते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं। अभी आपको हम बतला रहे थे कि सरकार का कोई भी स्कीम है, अब उसका फायदा हम लोगों को कैसे मिले, तो इसके लिए राजनीतिक दलों के लोगों को लोग पकड़ते हैं। क्योंकि अब जैसे अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे कि किसी को महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 2,10,000 रुपया किसी लेडी को लेना है, तो वो 2,10,000 रुपये कहां से लेगी? तो वो राजनीतिक दल के किसी कार्यकर्ता को पकड़ेगी और उसको कहेगी कि हमारा भी डलवा दीजिए, तो वो फॉर्म भरवा देगा, वो जीविका का मेंबर बनवा देगा और इस तरह से उस लेडी को 2,10,000 रुपया मिल जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन है, राशन कार्ड का फायदा है, आपको आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड जानते हैं ना कि अगर कोई व्यक्ति मान लो बीमार वगैरह रहा तो 5 लाख तक का, अब तो 10 लाख हो जाएगा, वो 5 लाख तक का अभी तक मिल रहा था मुफ्त में इलाज। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप चले जाइए, वहां पर आप हॉस्पिटलाइज होइए, 5 लाख तक का खर्च जो होता था वो सब सरकार दे देती थी, आपको अपना पैसा लगता नहीं था। तो ये आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल पार्टी के लोग हेल्प करते हैं आम लोगों को और उनको बनवाने में सुविधा सहायता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट तक आम लोगों के एक्सेस आम लोगों का हो सके, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव रहती है। गवर्नमेंट की सभी स्कीम्स, खास करके वेलफेयर स्कीम्स का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, यह कार्य पॉलिटिकल पार्टी का होता है। इसके अतिरिक्त वेलफेयर का काम करना, यानी जन कल्याण का काम करना, कहां पर रोड बनना है, कहां पर नाली बनना है, कहां पर गली बनना है, किस गली में बल्ब लगना है, किस गली में इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, कहां कौन सा रोड टूट गया है, कहां सफाई में क्या कमी रह गई है, कहां पर
ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, ये समूचा चीज, कहां जल जमाव का कार्य हो गया है, ये समूचा कार्य जो है गवर्नमेंट का है, लेकिन इसको क्रियान्वित किसके द्वारा किया जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम्स जो है उसको आम जनता तक पहुंचने का माध्यम होता है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हर एक मोहल्ले में, हर एक गांव में प्रेजेंट रहते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के सहयोग से ये वेलफेयर कार्य हो पाता है। जैसे आपको गली ढलवाना है तो आप सीधे गवर्नमेंट को नहीं जाइएगा कहने, आप एसपी को, कलेक्टर को कहने नहीं जाइएगा, कहिएगा किसको? तो जो लोकल आपका पार्टी का लीडर होता है उसको कहिएगा कि ये गली नहीं ढलाएगा, तो वो जाकर के संबंधित ऑफिस में जाकर के इस बात को रखता है और उसके बाद पास होता है, तब ये कार्य हो पाता है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का जितना वेलफेयर स्कीम है, हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड बनाना या धर्मशाला बनाना, सब कार्य जो है, या कोई महामारी फैल गई तो महामारी की रोकथाम करना, वैक्सीनेशन कराना लोगों का, वैक्सीनेशन एक गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन वो वैक्सीनेशन सभी लोगों का हो जाए, कोई वैक्सीन से वंचित नहीं रह जाए, ये काम किसका है? कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का है। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इसको सुनिश्चित करते हैं हर एक जगह जाकर के। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का काफी डिटेल में फंक्शन स्टडी किया। अब हम लोग को स्टडी करना है कि जब पॉलिटिकल पार्टी इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, तो एक कंट्री में कितना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। अब इससे संबंधित 3 प्रकार का आइडिया है। एक को कहता है यूनि पार्टी सिस्टम, दूसरे को कहता है बाय पार्टी सिस्टम, और तीसरे को कहता है मल्टी पार्टी सिस्टम। यूनि पार्टी सिस्टम यानी जिसमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी जिस देश में काम करती है, जैसे चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और इसका जो एलाइड पार्टीज है उसी को सिर्फ अलाउ है काम करने का। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव में भाग लेती है, कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट ही चुनाव में खड़े होते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार होती है, कोई अपोजिशन नहीं होता है। तो इसको कहता है यूनि पार्टी सिस्टम। लेकिन यूनि पार्टी सिस्टम को जहां पर जिस देश में क्रियान्वित होता है, तो यूनि पार्टी सिस्टम को कभी डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है, और इसी कारण से चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं माना जाता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि कम से कम एक वायबल अल्टरनेटिव होना चाहिए, एक विकल्प होना चाहिए, एक सशक्त विकल्प होना चाहिए, और इसके लिए कम से कम 2 ऑप्शन होना चाहिए, यानी बाय पार्टी सिस्टम जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बाय पार्टी सिस्टम है। यहां अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका पहले प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन, और अभी वहां रिपब्लिकन पार्टी दूसरी पार्टी है, अभी रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जिस्टेंस है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। तो जिन लोगों को डेमोक्रेटिक पार्टी का आइडियोलॉजी पसंद है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और जिनको रिपब्लिकन पार्टी का आइडियोलॉजी पसंद है, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा पसंद है, वो रिपब्लिकन पार्टी को पसंद करते हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी से लोग निराश हो गए तो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन से अगर लोग नाखुश हैं तो रिपब्लिकन पार्टी को वोट देते हैं। तो ये बाई पार्टी सिस्टम हुआ। लेकिन अमेरिका के विपरीत कई देशों में अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज होती है, इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल पेश करता है। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज अनगिनत हैं, यानी काफी तादाद में पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर रोज बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की काफी तादाद होती है। उसका या इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटीज।
विविधताओं का देश है भारत। तो चूंकि विविधताओं का देश है तो किसी दो पॉलिटिकल पार्टी को ही सपोर्ट करें सभी लोग, ये संभव नहीं है। सभी लोगों के अपने अपने ग्रीवांसेज हैं, अपने अपने ओपिनियन हैं, और इसके आधार पर जो है अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण होता है, और लोग अपने व्यू के अनुसार, अपने नेसेसिटी, अपने एस्पिरेशन, अपनी आकांक्षा के अनुसार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। तो जहां यूनिपार्टी सिस्टम को आपको बतलाया कि उसको डेमोक्रेसी माना ही नहीं जाता है, जैसे चाइना, क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला, कंबोडिया, ये सभी कंट्रीज हैं जहां यूनिपार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी का शासन है। ये सब डेमोक्रेसी इन सभी देशों में माना ही नहीं जाता है। बाई पार्टी सिस्टम है कि दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। अब अगर आप मान लीजिए कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट आपको पसंद नहीं होता, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? कोई ऑप्शन नहीं बचता है। दो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अगर मान लीजिए कि ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं चुनाव में जिसको आप पसंद किसी कारण से नहीं करते हैं, एक मान लिया कि नागनाथ खड़ा करता है, दूसरा सांपनाथ खड़ा करता है, तो सवाल उठता है कि आम जनता के पास क्या विकल्प होगा, किसको सपोर्ट करेगा? कोई ऑप्शन नहीं है आम जनता के पास, दो में से एक को सपोर्ट करने के अलावा। आपने देखा अमेरिका के चुनाव में पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन था, जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन की नीतियों से लोग काफी अप्रसन्न थे, और उन्होंने जो बाइडेन से नाखुश होकर के रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया। उसके रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, और डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने जो बाइडेन से भी खराब जो है कार्य करना शुरू कर दिया पूरे संसार भर में। यानी उनका कोई ठिकाना नहीं है, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, रात में कुछ, यानी घंटे घंटे उनका पॉलिसी ही बदल जाता है। और इस कारण से पूरे संसार भर के लोग, अमेरिका चूंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, तो पूरे संसार भर के लोग चकित रहते हैं कि पता नहीं क्या कब करेगा। सुबह में कुछ बोला, दोपहर में, जैसे मतलब एक इंग्लैंड के विद्वान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पर्सनालिटी है कि सुबह में वो आपसे हाथ मिला सकते हैं और शाम में आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। तो इस कारण से उनको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में मल्टी पार्टी सिस्टम का ऑप्शन बेटर होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में लोग अपने मनपसंद आइडियोलॉजी वाले पार्टी को लोग चुनते हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम का एक बिग डिफेक्ट क्या है? बिग डिफेक्ट है कि इसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है, इसमें सरकार गिरने का डर रहता है। इसमें जो पार्टी पावर में रहती है वो हमेशा अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रहती है, और कुर्सी को बचाने के लिए आम जनता की भलाई के बजाय कुर्सी को लेकर के नेता लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि सरकार कभी भी गिरने का डर बना रहता है। एक बार हमारे देश में एक सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी की ही वो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो एक वोट से सरकार चल रही थी, मेजोरिटी पर बनता है सरकार 271 प्लस 1 यानी 272, तो 272 से सरकार बन गई थी। अब देख लीजिए कि 272 से सरकार चल रही है। अब किसी बिल के ऊपर, विधेयक के ऊपर बहस चल रहा है, अगर वोटिंग हुआ और एक मेंबर को कहीं टॉयलेट लग गया, टॉयलेट में चला गया, तो सरकार गिर गई, सरकार हार जाएगी। एक तो को कहीं कोई घूस देकर के मिला लिया, वो एब्सेंट हो गया, या कुछ कारण से, रियल कारण से एब्सेंट हो गया, सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना रहता है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया जैसे
देशों में, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश या जो भी डाइवर्सिटी वाले कंट्री हैं, विविधता जहां होती है वहां मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, तो इन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की स्थिति रहती है। लेकिन इतना निश्चित है कि सभी लोगों के कोई ना कोई नेता होते हैं, सभी लोगों की जो विचारधारा होती है उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला कोई ना कोई लीडर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रैंक होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज को या तो रिकॉग्नाइज्ड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस बॉडी है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंडिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में भाग लेना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लेती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करती है, तो उसको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी यानी मान्यता प्राप्त दल कहा जाता है। और जो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा बना लिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी पार्टीज को नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। लेकिन रियल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन किया गया है वो है दो प्रकार का, एक है नेशनल पार्टी और दूसरा है स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी जैसा इसका नेम सजेस्ट करता है कि जिसका नेशनल लेवल पर सपोर्ट हो, नेशनल लेवल पर जिसका फंक्शन हो, और स्टेट पार्टी जो स्टेट लेवल तक अपने कार्यों में संलग्न रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से क्या डेफिनेशन है एक स्टेट पार्टी का, हम लोग पहले ये समझते हैं। तो स्टेट पार्टी का तात्पर्य उस पार्टी से है दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में कम से कम 6% वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है और कम से कम 2 सीट जीत जाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता दी जाती है। समझे बात को? फिर से सुनिए स्टेट पार्टी का डेफिनेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया है पार्टीज का, उसके अंतर्गत स्टेट पार्टी उस पार्टी को कहा जाता है जो किसी एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें टोटल वोट का 6% अगर कोई पार्टी ले आती है भी और कम से कम 2 कैंडिडेट उसका जीत जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में, तो उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट पार्टी की मान्यता प्रदान की जाती है। अब दूसरा टाइप का पार्टी हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, वह है नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी का डेफिनेशन है कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शन में टोटल वोट का 6% जिस पार्टी को प्राप्त हो जाता है वो पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है। फिर से सुनिए, लोकसभा के चुनाव में जिस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% टोटल वोट जितना पोल हुआ उसका 6% अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। साथ ही साथ 4
4 जो है लोकसभा का सीट जीतना एक नेशनल पार्टी के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, या दूसरा नेशनल पार्टी का एक और क्राइटेरिया है कि 4 स्टेट के असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, देखिए 2 क्राइटेरिया आपको किसका, नेशनल पार्टी का, या तो लोकसभा के चुनाव में 6%, टोटल वोट का 6% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है, या इसके बदले या 4 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में टोटल वोट जितना पोल हुआ उसका 6% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट मिल जाता है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। तो 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। लोकसभा का 4 सीट कम से कम वो पार्टी को जीतना होगा। 6% लोकसभा के इलेक्शन में वोट लाना होगा। अगर लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट नहीं लाई तो 4 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में 6% वोट लाना होगा। साथ ही साथ लोकसभा का 4 सीट जीतना होगा। इतना जिसके पास क्वालिफिकेशन है वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। अब आप कहिएगा कि तो इस हिसाब से है कितना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में, जरा ये जाने इस डेफिनेशन के हिसाब से। तो 23 मार्च 2024 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में अभी 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं। ये 23 मार्च 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं और 58 यानी 58 स्टेट पार्टी हैं। अब आप कहिएगा कि 6 जो नेशनल पार्टी हैं तो वो कौन कौन से पार्टी हैं? तो 6 नेशनल पार्टी के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है, इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी जिनके नेता मायावती हैं, उत्तर प्रदेश में रहती हैं, और इसके अतिरिक्त एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसके अतिरिक्त सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसके अतिरिक्त एएपी यानी आम आदमी पार्टी, इसके अतिरिक्त सीपीएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसके अतिरिक्त समाजवादी पार्टी जिसके नेता अभी अखिलेश यादव हैं। तो ये सभी पार्टीज अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का मान्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हासिल किए हुए हैं। अब इसके बाद 58 स्टेट पार्टी है। तो 58 स्टेट पार्टी में तो आप समझ ही रहे हैं जो स्टेट लेवल पर ज्यादातर एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है। आपको बिहार में जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, या हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा इस टाइप की पॉलिटिकल पार्टी है, या लोक जनशक्ति पार्टी, ये सब पार्टी है। शिरोमणि अकाली दल पंजाब में है, AIADMK तमिलनाडु में है, DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम तमिलनाडु में है। AIADMK का फुल फॉर्म हुआ ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये सब तमिलनाडु में है। शिवसेना आपको ये महाराष्ट्र में है। ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो स्टेट पार्टी हैं।
इस टाइप के टोटल पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या है 58। और बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं, अनगिनत पॉलिटिकल पार्टीज का चुनाव के समय आप नाम सुनिएगा, लोक दल तो परलोक दल तो लोक दल आ तो लोक दल ब लोक दल स, जितना भी है सब अननोन नाम आप चुनाव के समय सुनिएगा। ये सभी नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। इसकी कुल संख्या है 2763। 2763 जो है नॉन रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। अब हम लोग को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में स्टडी करना है। स्वाभाविक है कि इस समय रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में स्टडी करना सबसे जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन था, इसका नाम था अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में ऑल इंडिया जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी। यह पॉलिटिकल पार्टी 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के रूप में रीऑर्गेनाइज हुई। अब इसका नाम है 1980 ईस्वी से इसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी। अब आप ये जानना चाहेंगे कि 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कौन कौन से मकसद को लेकर के जनसंघ का निर्माण किया था। तो इसका तीन प्रमुख इसका आइडियोलॉजी था, मकसद था। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको स्पेशल प्रिविलेज था आर्टिकल 370 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 370 का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोधी थे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से निकल करके और जनसंघ का निर्माण किया था 370 को नष्ट करने के लिए। और आप लोग को सभी को मालूम है कि उसी पार्टी के द्वारा अंतोगत 370 को हटा दिया गया, मालूम है ना। अरे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किस पार्टी के नेता हैं? वो बीजेपी के नेता हैं। अब बीजेपी वो वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को लेकर के चल रही है। तो उस आइडियोलॉजी को जिसको लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में जनसंघ की स्थापना की थी, उसको 2020 में पूरा करने का काम इस समय बीजेपी की सरकार ने किया था। आर्टिकल 370 को हटा दिया। दूसरा इसका प्रमुख उद्देश्य है कॉमन सिविल कोड, यानी भारत के सभी नागरिकों को एक समान कानून, यानी एक कानून सबों के लिए हो। दो प्रकार का कानून नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि अलग अलग धर्मों का अलग अलग कानून होता है। अब हिंदू अगर कोई एक शादी किया है तो वो लगभग समझिए कि अपने वाइफ को तलाक नहीं दे सकता है, लगभग नहीं दे सकता है, क्योंकि देना चाहता है तो इतना ने लंबा लिटिगेशन यानी न्यायिक प्रक्रिया होती है कि लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आप लोग देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी के बड़ा बेटा जो है तेज प्रताप यादव जी अपनी पत्नी ऐश्वर्या को तलाक देने का प्रयास किए। कितना वर्ष से केस चल रहा है, कुछ हुआ नहीं हुआ, बल्कि उल्टे कोर्ट ने डांटा इनको तेज प्रताप यादव को कि आप डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, यानी नारियों के ऊपर आप मारपीट घर में करते हैं। उल्टे डांटा, यानी हिंदू लॉ देखिए हुआ। दूसरा अब देखिए मुस्लिम लॉ, वो क्या था? मुसलमानों के लिए कानून कुछ दूसरा था। इसमें था कि सिर्फ 3 बार बोलना है तलाक तलाक तलाक, खत्म हो गया। हालांकि उसको अब ये प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया है, ट्रिपल तलाक को अब हटा दिया है। लेकिन अब देखिए हिंदू एक शादी कर लिया तो दूसरा शादी कर ही नहीं सकता है। अगर दूसरा शादी किया तो नौकरी चली जाएगी, हाथकड़ी लग जाएगा, जेल चला जाएगा। अब मुस्लिम शादी पर शादी करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी भी है, अभी भी मुसलमान के ऊपर कोई रोक नहीं है, कई शादियां कर सकता है। आपको एक हीरो हैं, उनका नाम आप लोग जानते हैं, धर्मेंद्र जो हीरो हैं, उन्होंने शादी ऑलरेडी कर रखी थी प्रकाश कौर से, और उसके बाद उनको प्यार हो गया
हेमा मालिनी से, तो हेमा मालिनी से भी शादी कर लिया। अब हेमा मालिनी से जब शादी कर लिया धर्मेंद्र ने, तो जानते क्या हुआ कि पहली जो उनकी बीवी थी प्रकाश कौर, उसके फैमिली वाले लोगों ने केस कर दिया। तो केस कर दिया तो हिंदू लॉ में तो एक शादी के बाद दूसरा अलाउ है नहीं, तब तो इनको हथकड़ी लगने का नौबत आ गया। तो धर्मेंद्र ने जानते क्या किया, एक मस्जिद में जाकर के इस्लाम का शिक्षा ले लिया और वो कहे कि सो हम शादी करने से पहले मुस्लिम बन गए थे और तब जाकर के शादी की है। तो वो कोर्ट में जाकर के मुस्लिम बनने का पेश किए प्रमाण, तब जाकर के उनको बच सके, यानी मुस्लिम को तैला हुए। यही देखिए अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड चाहती है, एक समान कानून संहिता चाहती है सभी के लिए, यानी कि अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून नहीं। इसके अतिरिक्त राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में जो 500 वर्षों से चल रहा था मुकदमा, तो वहां पर एक राम मंदिर बनाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी ने। अपने कम से कम 2 मकसद को तो प्राप्त कर लिया है। तीसरा, कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में यह तेजी से कार्यरत है पार्टी। अभी पूरा तो नहीं हो सका है, लेकिन कुछ स्टेट में लागू हो गया, जैसे उत्तराखंड वगैरह में कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। और इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा इंडिया में यह लागू संभवतः करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक्सट्रीम नेशनलिज्म में विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कैपिटलिज्म इत्यादि में विश्वास करती है और देश में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी रेलवे लाइन बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना और प्राइवेटाइजेशन की नीति में विश्वास करती है। अब इसके बाद दूसरी प्रमुख जो नेशनल पार्टी है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी पुरानी है, इसकी स्थापना 1885 समझे क्या 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना एक अंग्रेज ऑफिसर ने किया था, एक रिटायर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम के नाम से जाने जाते थे। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तब से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई 1947 में। उसके बाद यह पॉलिटिकल पार्टी जो है कार्य करती रही और अब यह पार्टी जो है रिफॉर्म के प्रयास को सपोर्ट करती है, लेकिन ह्यूमन फेस के साथ। यानी भारतीय जनता पार्टी जहां तेजी से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहती है, कांग्रेस जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहती है लेकिन स्लो चाहती है और ह्यूमन फेस के साथ, यानी उससे किसी आम आदमी को नुकसान नहीं हो ऐसा चाहती है। आजकल जातिगत जनगणना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना प्रमुख मुद्दा बना लिया है और यह जातिगत जनगणना कराना चाहती है कि किस जाति का कितना संख्या है। तो इस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस देश में आजादी के बाद से अधिकांश समय तक इंडियन नेशनल कांग्रेस का शासन रहा है। लगभग 1977 तक लगातार कांग्रेस का शासन रहा है पूरे देश में। सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों लेवल में मुख्य रूप से कांग्रेस का शासन रहा है। उसके बाद कांग्रेस का धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब कांग्रेस काफी छोटी पार्टी बन गई है, लेकिन फिर भी ये नेशनल पार्टी है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी को ये टक्कर दे रही है पूरे देश भर में। भारतीय जनता पार्टी जहां एक्सट्रीम नेशनलिज्म में और हिंदुइज्म में विश्वास करती है, इसकी एक प्रमुख नीति है हिंदुत्व, यानी हिंदू डोमिनेंस पूरे दुनिया में ये देखना चाहती है।
हिंदू धर्म की सुप्रीमेसी ये पूरे दुनिया में देखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों को मिला जुला करके चलना चाहती है और मुसलमानों को किसी प्रकार से नेग्लेक्ट करने के खिलाफ है। मुसलमानों के ऊपर स्पेशल केयर कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। इसके अतिरिक्त अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी के अंतर्गत है उसमें बीएसपी है, ये काशीराम के द्वारा स्थापित की गई पार्टी है और इसका मुख्य उद्देश्य था आपको हरिजनों का उत्थान करना। हालांकि बाद में यह पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन में आ गई। प्रारंभ में इस पार्टी ने जो है नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया जितना टाइप का जाती है, तो तिलक तराजू और तलवार, तलवार मतलब क्षत्रिय यानी राजपूत। तो इसने प्रारंभ में नारा दिया था कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इनको मार करके जो है इसने शेड्यूल कास्ट का, हरिजनों का वोट हासिल करने में सफलता प्राप्त की थी। और एक बार ये पावर में भी ये पार्टी आ गई और जब पावर में आ गई तो इसने सवर्ण जातियों का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया और इसने इसका नारा बदल गया। इसने भूल गया वो पुराना जो नारा दिया था उसको भूल गई ये पार्टी और इसने नारा दिया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दौड़ा जाएगा। हाथी इसका चुनाव चिन्ह है, तब ब्राह्मण शंख बजाएगा यानी ब्राह्मण आगे अनाउंस करेगा, उसी के आधार पर पार्टी काम करेगा। कहने का मतलब है कि बहुजन पार्टी के आधार पर यह पार्टी स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन बाद में सर्वजन हिताय पार्टी अपने आप को कर लिया। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसकी स्थापना आपको 1925 में की गई थी, लेकिन चाइना ने जो भारत के ऊपर आक्रमण किया 1962 में, तो इसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टी जो है भारत चीन युद्ध के बाद दो भागों में बट गई। एक सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एक सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। सीपीआई और सीपीआईएम ये लैंड के आम लोगों के बीच लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करती है, यानी जमीन के ऊपर सबों का, जमीन जोतने वालों का हो, लैंड फॉर टिलर्स मूवमेंट को बढ़ाने का काम यह पार्टी करती है। इस पार्टी का कम्युनिज्म में विश्वास है, सोशलिज्म में विश्वास है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ चाहती है, संपत्ति का विकेंद्रीकरण चाहती है। ये पार्टी कैपिटलिज्म का विरोधी है, पूंजीवाद का, और ये पार्टी जो है गरीबों, निर्धन लोग, दलित लोग इत्यादि के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो सीपीआई और सीपीआईएम के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि भारत का टॉप पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है किसी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को मिलना चाहिए। ऐसा हुआ था कि एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए नाम का एक अलायंस था, यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो वो पार्टी को मेजोरिटी की प्राप्ति हो गई थी और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का कड़ा विरोध किया था। कहा कि सोनिया गांधी इंडिया की नहीं है, इसलिए वो इंडिया को नहीं समझ सकती है, इंडिया के लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ सकते, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है। इस समय कांग्रेस का एक धारा टूट करके अलग हो गया था और उसने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का निर्माण किया। इसका भी मुख्य मकसद था कि टॉप पोस्ट जो है इंडिया का, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब पोस्ट किसी इंडिया में जन्मे हुए यानी इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। स्टेट पार्टी के अंतर्गत आपको कई पार्टी का एग्जांपल बतलाए।
AIADMK तमिलनाडु में, DMK तमिलनाडु में, PMK तमिलनाडु में, शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में, शिवसेना महाराष्ट्र में, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में, तो कई जो है स्टेट लेवल की पार्टी है। अब इसके बाद एक टॉपिक है कि चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी के सामने चैलेंज क्या है? पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक प्रमुख चैलेंज है इंटरनल डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ टॉप लीडर हैं वही सब फैसला कर लेते हैं, आम कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं सुना जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन नहीं होता है और सिर्फ टॉप लीडरशिप के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है। तो इस तरह से इंटरनल डेमोक्रेसी का अभाव इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज में देखा जाता है। मेंबरशिप का कोई रजिस्टर नहीं रखा जाता है कि कौन पार्टी के मेंबर हैं कौन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन नहीं होता है, ऑर्डिनरी जो मेंबर हैं साधारण कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को कोई सुनता नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा चैलेंज जो है वो है डायनेस्टिक सक्सेशन। इंडिया में क्या होता है कि एक आदमी अगर नेता बन गया तो उसका बेटा या बेटी भी नेता ही होता है, और एक एक आदमी तो ऐसा ऐसा होता है जो कि आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान नेता बन गए। आपको बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे नेता बन गए, उनका भतीजा राज ठाकरे नेता बन गए। झारखंड में शिबू सोरेन का बेटा जो है हेमंत सोरेन नेता बन गए। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन है, ये वंशवाद है, ये वंशवाद से उबरना होगा। ये भारत में राजनीतिक दलों की प्रमुख समस्या है। बिहार में आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी एक नेता थे, तो उनका जितना 8-9 बेटा बेटी है सब नेता हो गए। अब उनका एक राष्ट्रीय जनता दल नाम से एक पार्टी है, उनका बेटा तेजस्वी यादव चलाते हैं। उनका बेटा का ये राष्ट्रीय जनता दल में जितना MP MLA वगैरह है सब उनका ही बेटा बेटी में से ज्यादातर चुने जाते हैं। अब एक बेटी लालू प्रसाद यादव जी की जिनका नाम है रोहिणी आचार्य, रोहिणी ने अपना एक किडनी अपना फादर लालू यादव को दे दिया, लेकिन रोहिणी को कोई इसका फायदा नहीं मिला। रोहिणी न तो आज तक MP बन सकी ना और किसी प्रकार का फायदा मिला है। जो रोहिणी का दर्द अब छलक रहा है, आजकल आप देखिएगा न्यूज में तो रोहिणी आचार्य का दर्द आपको छलकते दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव जी का छोटा बेटा को तो सब प्रकार का मलाई मिल रहा है, बड़ा बेटा जो है वो उनको कोई अधिकार नहीं मिलता है, और जिसके चलते अक्सर उनको आप कभी भगवान कृष्ण की भूमिका में बांसुरी लेकर के गाय चलाते हुए वृंदावन में उनका फोटो आप देख सकते हैं, कभी भगवान शंकर के रूप में त्रिशूल लेकर के जो है देवघर में जल चढ़ाते हुए उनको आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से ये डायनेस्टिक सक्सेशन, अब उनका जो बड़ा बेटा है तेज प्रताप वो अलग पार्टी आज स्टैब्लिश कर लिए हैं। तो कहने का मतलब है कि डायनेस्टिक सक्सेशन इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति अगर नेता बनता है तो उसका जितना बेटा बेटी है सब पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, सब MP MLA से कम कोई नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त और एक चैलेंज है मनी एंड मसल पावर का। मनी एंड मसल पावर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का एक समस्या है। यहां जो ऑनेस्ट है, जो एक्टिव है, जो जेन्युइन लीडर है, जनता का सेवक है, वो नेता नहीं बन पाता है। बनता कौन है? तो जिनके पास मनी है, मसल पावर है, जिनके पास कई आदमी हैं, जिनके पास बंदूक राइफल इत्यादि रहता है, जिनके पास क्रिमिनल सबका गैंग रहता है। एक से एक बाहुबली लोग यहां पर आप सुने होंगे नेता के रूप में, अनंत सिंह का नाम, आपको रीतलाल यादव का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने अखिलेश सिंह का नाम सुना होगा। जो है तरह तरह के बाहुबली नेता लोग चुनाव में आसानी से जीत जाते हैं, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो नहीं जीत पाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और
पॉलिटिकल पार्टीज का एक चैलेंज है और वो है मीनिंगफुल चॉइस। कभी कभी जनता के सामने कोई चॉइस नहीं बचता है। कई क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं चुनाव में, तो जनता के पास समस्या होती है कि वोट किसको दें। यानी एक तार से गिरे खजूर मेट के, एक को दिए तो दूसरा को दिए तो वो भी वैसा ही अगर निकल गया। तो इस प्रकार से मीनिंगफुल चॉइस का अभाव इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक प्रॉब्लम है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग को है कि हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यानी पॉलिटिकल पार्टीज में अगर डिफेक्ट है तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो कैसे सुधार किया जा सकता है? तो एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में दल बदल, यानी डिफेक्शन। यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर पैसा के आधार पर हमेशा दल बदलते रहते हैं। जो पैसा दे दिया उसके पक्ष में चले गए। चुनाव के समय में अक्सर ये होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा देकर के दूसरे पार्टी वाले नेता को खरीद लेती है, क्योंकि दूसरा पार्टी का नेता आएगा तो उसके साथ उसका कार्यकर्ता, उसका सपोर्टर भी आ जाएगा, और इस तरह से पैसा देकर के दल बदल कराया जाता है। इसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में पास किया गया, जिसके बाद दल बदल पर कुछ हद तक कानून, कुछ हद तक रोक लगाने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज के सुधार में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होने से पहले एक एफिडेविट देना पड़ता है कि उसका प्रॉपर्टी कितना है और कितना केस उसके ऊपर है। तो प्रॉपर्टी, आप जानते हैं कि नेता लोगों को आजकल आम जनता करप्ट नजरों से देखती है। सब समझती है कि नेता यानी करप्ट होगा, इसके पास काफी प्रॉपर्टी होगा। तो एफिडेविट में देना पड़ता है एक नेता को कि उसका प्रॉपर्टी कितना है, और फिर 5 साल के बाद जब वो चुनाव लड़ेगा तो फिर उसको देना पड़ेगा एफिडेविट कि अब कितना प्रॉपर्टी है। तो सवाल है कि कितना 5 साल पहले था, 5 साल में आपका कितना बढ़ा। ये सब के चलते भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में कामयाबी मिली है। इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइन है, इसके अंतर्गत है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आवश्यक कर दिया गया है। पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स सबों को इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना आवश्यक बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार के सुधार पॉलिटिकल पार्टीज में किए जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत है कि एक कानून बनाया जाना चाहिए जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर यानी आंतरिक मामले को रेगुलेट किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक और सुधार इस संबंध में आया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिनिमम नंबर 1/3 महिलाओं को टिकट देना जरूरी किया जाना चाहिए। होता क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर दबंग लोग जो हैं, मसल मैन हैं, जो मनी पावर वाले लोग हैं, जो चुनाव जीत जाते हैं, उनको टिकट देते हैं, लेडीज लोगों को कम टिकट देते हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि लेडीज को देने की आवश्यकता है, इससे विमेन एम्पावरमेंट होगा। इसके अतिरिक्त एक और सुझाव है कि स्टेट फंडिंग, यानी होता क्या है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज चंदा लेते हैं कैपिटलिस्टों से, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उससे चंदा लेकर के चुनाव लड़ते हैं। जब ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में आते हैं तो कैपिटलिस्टों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि जिसके पैसा से आप चुनाव लड़े तो आप पावर में आए तो फिर वो जो कहता है सो कीजिए। और इसी कारण से बहुत सारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है पार्टी और लीडर नहीं चलाता है, बल्कि गवर्नमेंट जो है कुछ पूंजीपति लोग, अदानी और अंबानी लोग चलाते रहते हैं पर्दे के पीछे से, क्योंकि वो चुनाव जो होता रहता है तो वो करोड़ों रुपए का पूंजी वो देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को। और जब चुनाव के बाद ये पार्टी पावर में आते हैं तब फिर कार्य चुकाना होता है। जो कहते हैं इनको फंड देने वाले, इनको लोन देने, पैसा देने वाले जो कहते हैं उनको मानना पड़ता है। दूसरी बात कि जो पूंजीपति दिया है फंड, तो वो तो जितना दिया है उससे ज्यादा वसूल करेगा ना, उससे ज्यादा लाभ कमाएगा। ज्यादा लाभ कमाने की पॉलिसी सरकार अपनाएगी तो उसका नुकसान आम जनता को होगा। ये सब सुधार है जिसके
अपनाने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज की कार्य प्रणाली में सुधार आ सकता है। इसी के साथ आज का ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये कंप्लीटली एक एजुकेशनल चैनल है, इसमें इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलेगा। थैंक यू।